नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम के आगाज़ में, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत में हर रोज़ सफ़े आखिर पर एक हदीस पाक ज़रूर शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ इब्न ख़त्ताब, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जब शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलते हुए देखता है तो तुम्हारे रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत है। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जो इस्लामी मुमलिकत थी वो 22 लाख से लेकर 24 लाख मुरब्बा मील तक पहुँच गई थी। यानी हर तरफ दीन इस्लाम का परचम लहरा रहा था। तो बहरहाल नाज़रीन, खबरों की जानिब चलते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल यानी इतवार को 21 जून को नीट इम्तिहान होगा मेडिसिन का। और आप अंदाज़ा करते हैं कि लाखों बच्चे बच्चियां इस मरतबा नीट एग्ज़ाम लिख रहे थे, लेकिन आपने देखा कि पेपर लीक होने के बाद एक जो नीट एग्ज़ाम हो चुका था उसे मनसूख कर दिया गया और उसकी जगह 21 जून को यानी कल इतवार को नीट का एहतमाम किया गया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अपनी नौयत का ये मुनफरिद एग्ज़ाम होता है, मुसाबकती इम्तिहान होता है, जिसके ज़रिए MBBS है, फिर उसके बाद आयुष के जो कोर्सेज होते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या फिर होम्योपैथिक हो या यूनानी हो और दूसरे जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन होते हैं उसमें दाखिले दिए जाते हैं। और इस इम्तिहान में यानी मुसाबकती इम्तिहान में जो लड़के लड़कियां होती हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। ख़ास तौर पर लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और ये लड़कियां नाजुक मिजाज भी होती हैं और डिप्रेशन में भी आसानी से चली जाती हैं। तो बहरहाल जैसे ही नीट का एग्ज़ाम मनसूख किया गया, आपने देखा कि किस तरह कम अज़ कम 5 तलबा व तालिबात ने ख़ुदकुशी कर ली। और आपको बताते हैं कि कल एग्ज़ाम है और आज एक लड़की ने इंदौर में एक लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसी के साथ पूना में भी एक तालिबा ने ख़ुदकुशी कर ली है। तो इस तरह की खबरें हमारे पास मौजूद हैं। बहरहाल राहुल गांधी का बयान नाज़रीन एक आज यानी एक्स पर एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को मुतनब्बे करते हुए, इंतबा देते हुए कहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ जुआ मत खेलो, जुआ खेलना बंद करो, ये राहुल गांधी कहते हैं। और आपको ये बता दूं कि इस वजह से कहते हैं कि नागपुर का एक लड़का है और उसके बारे में हम बता देंगे आपको। नागपुर का एक लड़का है जिसका नाम अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब बताया जाता है। अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब के वालिद ने कल उसका एडमिट कार्ड निकाला ऑनलाइन और उस पर पता चला, इंकशाफ हुआ कि अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब का जो सेंटर है नीट सेंटर वो नागपुर में नहीं बनाया गया बल्कि अबू धाबी में बनाया गया है। अबू धाबी आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये मुत्तहिदा अरब इमारात का सदर मुकाम है और वहाँ पर हिंदुस्तानी की अच्छी खासी आबादी है। लेकिन अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब का जो सेंटर बनाया गया वो गलती से बना दिया गया था। और राहुल गांधी ने इस सिलसिले में कहा है कि ये लड़का जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो कैसे अबू धाबी जाएगा। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि ना उसके पास पैसे हैं कि सफरी अखराजात बर्दाश्त कर सके। ये हुकूमत की और NTA की नाअहली है जिसके नतीजे में एक तालिब इल्म जो पिछले एक माह से नीट री एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहा है उसको एक झटका लगता है और उसका जो हाल टिकट आता है या एडमिट कार्ड आता है उस पर सेंटर जो है वो नागपुर में होने की बजाय अबू धाबी में मुकर्रर किया जाता है। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि ये लड़का रात भर रोता रहा और परेशान रहा और जैसे ही राहुल गांधी का एक्सपर्ट यानी प्याम देखा NTA वालों ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वालों ने, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने कहा कि हम चंद घंटों में ही इस लड़के को क्या एडमिट कार्ड में जो गलती हुई है अबू धाबी जो
सेंटर आ गया है उसे नागपुर के किसी एक सेंटर में एडजस्ट करते हैं। तो बहरहाल नाजरीन, ये गफलत आप देखिए कि एनटीए ने की है। और आपको ये बता दूं कि आज एनटीए की जानिब से मॉक टेस्ट यानी मॉक जो टेस्ट होता है, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि मॉकिंग की गई कि इंतजाम सही हुए हैं या नहीं, और तकरीबन मुल्क के मुख्तलिफ सेंटर्स में 2.5 लाख जो सिक्योरिटी अहलकार हैं उनकी तैनाती अमल में लाई गई है। तो इसके बावजूद भी हम आपको बताते हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि किस तरह बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, और खुदकुशी करने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें बच्चियों की अक्सरियत होती है। बहरहाल मध्य प्रदेश में नीट लिखने के लिए तैयारी करने वाली एक तालिबा जिसकी उम्र 21 साल बताई गई है, वो उसने खुदकुशी कर ली है। और ये आपको बता दूं कि इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर की एक हमा मंजिला इमारत से कूदकर इसने खुदकुशी कर ली है। लड़की के वालिद डॉक्टर हैं और उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि लड़की पिछले 6 माह से डिप्रेशन में चली गई थी और नीट लिखने वाली थी। तो बहरहाल नाज़रीन, देखिए आप किस अंदाज में ये हालात पैदा होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। यूपी के एक और गाज़ियाबाद में इससे खबर आ रही है जिसमें नीट का एक और तालिब इल्म ने फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली है। तो बहरहाल अब अगर ये देखा जाए तो कम से कम 7 तलबा व तालिबात ने जो नीट लिख रहे थे उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कल ही आप देखेंगे कांग्रेस जनता पार्टी ने हुकूमत पर, नरेंद्र मोदी हुकूमत पर जोर दिया था कि जिन बच्चों ने खुदकुशी की हैं उनके ख़ानदानों को फ़ीस 1 करोड़ रुपए बावज़ा अदा किया जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से या वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई बयान या रद्द अमल सामने नहीं आया है। तो ये एक चीज़ है जो हमने आपको बताई है और आपको ये बताते हैं कि किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। वैसे भी नाज़रीन, अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो तुर्की अपनी शिकस्त के साथ ही यानी फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। और आपको ये बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को देखो शिकस्त हुई है, और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने दी है। और अमेरिका 96 साल तारीख में पहली मरतबा मुसलसल 2 मैचेस में यानी फीफा के 2 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुका है। तो बहरहाल नाज़रीन, ग्रुप डी के एक मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हमने आपको फीफा की तारीख भी बताई है और आपको ये बताते हैं कि फीफा के जो रुकन ममालिक है उनकी तादाद 210 है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अक्सर लोग हमारे से पूछते हैं कि हिंदुस्तान फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल रहा है और क्यों नहीं खेल सकता। तो नाज़रीन, आपको बता दूं कि फीफा वर्ल्ड कप में फिल वक्त 48 टीमें खेल रही हैं 12 ग्रुप में। हर ग्रुप में 4 टीमें मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें कि 48 वो भी सरे फहरिस्त टीमें हैं, टॉप की टीमें हैं जो एक दूसरे का मुकाबला कर रही हैं। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, 210 यानी मुल्कों में यानी फीफा के जो रुकन ममालिक हैं उनकी तादाद जैसा कि हमने आपको बताई है कि 210 है। और ये 210 ममालिक में हिंदुस्तान का रैंक जो है इंटरनेशनल लेवल पर 138 है, जबकि पाकिस्तान क्या और बुरी हालत है। पाकिस्तान का जो रैंक है 190 से जायद है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि चीन का यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन में अगर देखा जाए तो चीन की रैंकिंग ज़रा बेहतर नज़र आती है। 91 रैंक है चीन का इंटरनेशनल लेवल पर। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि ओलंपिक्स में अलग बात है कि हिंदुस्तान की टीम जाया करती थी और अब तो ओलंपिक्स के करीब भी नहीं जा सकती, इसलिए कि हमारा वो मेयार नहीं है। और वैसे भी नाज़रीन, ओलंपिक्स में जहाँ तक इंडियन फुटबॉल टीम का के दाखिले का सवाल है, इसके लिए हैदराबाद के खिलाड़ियों को, हैदराबाद पुलिस के खिलाड़ियों को उसका क्रेडिट जाता है, लेकिन ये पुरानी बात हो गई है। और अक्सर आप देखेंगे इंडियन फुटबॉल टीम में 11 कम से कम 11 में से आप देखेंगे 8 से लेकर 9 खिलाड़ी हैदराबाद पुलिस से ताल्लुक़ रखते थे। ये हैदराबाद की शान थी, हैदराबाद की आन थी। लेकिन अब हैदराबाद में फुटबॉल जवाल का शिकार हो गया है। हैदराबाद में नहीं, सारे हिंदुस्तान में फुटबॉल जवाल का शिकार हुआ है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे हमने, जैसा कि बताया कि तुर्की अब बाहर हो गया है। और इसी तरह ग्रुप डी के मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। तो बहरहाल ग्रुप सी की बात करते हैं तो मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराकर 3 अहम और कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। और आपने देखा कि कल की बात है कि कनाडा ने कतर को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6-0 से हरा दिया था। तो बहरहाल इस्लामी ममालिकों और अरब ममालिकों, मुस्लिम ममालिकों फुटबॉल में अगर नाम पैदा करना है तो मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज नहीं तो कल एक अरब मुल्क ज़रूर
वर्ल्ड चैंपियन बनेगा फीफा का। तो बहरहाल नाज़रीन, एक तो ये खबरें रही हैं, और आपको बता दें कि जहाँ तक फीफा का सवाल है, आज सारी दुनिया फुटबॉल के बुखार में मुब्तला दिखाई देती है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आपको बता दूं कि रुश्वत खोरी का सवाल है, ऐसा लगता है कि हमारे सारे मुहिक मिजाज, चाहे वो तेलंगाना के हो, आंध्र प्रदेश के हो, या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुहिक मिजाज हो, वहाँ रुश्वत खोरी नुक्ते उरूज पर पहुँच गई है। अगर आप देखेंगे कि बड़े ओहदेदार होते हैं तो उनके पास गाड़ी होती है, बंगला होता है, लेकिन ये पहले का तस्वर है, गाड़ी बंगला। लेकिन अब यहाँ पर गाड़ियाँ, बंगले, बैंक लॉकर्स, बैंक बैलेंस और कई किलो सोना, कई किलो चांदी, ये आला ओहदेदारों के कब्जे से बरामद हो रही है। गैर मुतनासिब जो हैं असासे हैं, वो इनकम टैक्स की जानिब से ये धावों के दौरान जब्त किए जा रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मल्टी जोन 2 शंकर नरहरी राव के घर पर और उसके मुख्तलिफ ठिकानों पर धावे किए गए थे, और धावे करते हुए कम अज़ कम आप देखेंगे कि 100 कहा यह जा रहा है कि कम अज़ कम बहुत ही ज़्यादा 13.5 करोड़ रुपए के असासे जब्त किए गए थे। आज फिर उसके एक लॉकर पर यानी धावा किया गया, लॉकर खोला गया, और लॉकर में कम अज़ कम 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। इस ओहदेदार की बीवी के नाम पर भी मजीद 2 लॉकर्स हैं, और उन्हें अभी खोला जाना बाकी है। वहाँ क्या क्या है ये देखने की यानी ज़रूरत है। वहाँ जेवरात होंगे, वहाँ पर चांदी के, सोने के जेवरात होंगे, हीरे की अंगूठियाँ होंगी, और करोड़ों रुपए होंगे। यानी लोग हैरान हैं कि सरकारी ओहदेदारों के पास इस कदर रुश्वत, और आप अंदाज़ा कीजिए कि इस कदर रुश्वत ने हिंदुस्तान को कहीं का नहीं रखा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर ये रुश्वत खोरों को इसी तरह, यानी रिश्वत खोर नहीं बल्कि हराम खोरों को अगर आप देखेंगे कि चाइना की तरह सज़ाओं का यानी दी जाती इन ओहदेदारों को, तो यकीन मानिए है कि इनको शूट कर दिया जाता। क्योंकि चीन में रिश्वतखोर सियासतदान होते हैं, या पॉलिटिशियन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या सनतकार होते हैं, या फिर आप देखेंगे ओहदेदार होते हैं, उन्हें शूट कर दिया जाता है। तो उसी तरह अगर हिंदुस्तान में भी इसी तरह की सज़ाओं पर अमल किया जाए तो कोई रिश्वत नहीं लेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज ज़िंदगी के हर शोबे में, ख़ास तौर पर तमाम सरकारी मुहिक मिजाज, तकरीबन सरकारी मुहिक मिजाज में रिश्वत का चलन आम है, और इस तरह के ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। तो बहरहाल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मल्टी जोन जो है यानी लैंड सर्वे, मुहिक में लैंड सर्वे के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मल्टी जोन 2 को गिरफ्तार करते हुए 16 जून के वो इनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी, और उन्हें 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया था। और धावों के दौरान 13.5 करोड़ रुपए मालियती असासे जात जब्त किए गए थे, जिसमें आपको बताता हूँ कि रंगारेड्डी में 5 ओपन प्लाट्स, इसके अलावा 1.25 एकड़ अराजी, ज़रई अराजी, वो भी महेश्वरम में। इसके अलावा आपको बता दूं कि पुप्पलागुड़ा, यानी पुप्पलागुड़ा में एक बुलंद बाला इमारत में एक फ्लैट, इसके अलावा नारसिंगी के अपार्टमेंट्स में कई फ्लैट्स, राजेंद्र नगर में एक बुलंद बाला इमारत में एक फ्लैट जब्त किया, यानी उनके नाम पर होने का पता चला है। इसी तरह G+3 बिल्डिंग TNGOs कॉलोनी में वो भी, और गच्चीबौली जो है वहाँ पर। इसके अलावा आपको बता दूं कि G+2 बिल्डिंग छतरी नाका में, और 5.04 करोड़ रुपए मालियती सोना, यानी 1.3 किलोग्राम सोना, 8 किलो चांदी और इस ओहदेदार के कब्जे से बरामद की गई है। तो आप अंदाजा कीजिए कि जो सरकारी ओहदेदार है, अक्सर ये कहा जाता था कि पहले संतरी से लेकर मंत्री तमाम के तमाम रिश्वतखोर होते हैं, लेकिन आपको अब तो ऐसा लगता है कि जो ओहदेदार हैं, और ख़ास तौर पर सरकारी मुहिक में के जो चौकीदार भी है, तो वो भी लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है। इस तरह के ओहदेदार आप अंदाजा कीजिए कि इनके घरों में 1.5 किलो सोना निकल रहा है, 5 किलो सोना निकल रहा है, 10-10 किलो चांदी निकल रही है, और आप अंदाजा कीजिए 100 करोड़ रुपए नकदी निकल रही है। तो इन्होंने कितनी रिश्वत ली होगी। ओपन फ्लैट्स, बड़े बड़े फ्लैट्स, ओपन प्लाट्स उनके, और G+3 G+2 इनके बंगले, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये खून चूस रहे हैं यानी अवाम का। आपको बता दूं कि APJ अब्दुल कलाम, बाद लोग ऐसे होते हैं जिनके ओहदे वक़ार नहीं बढ़ाते, बल्कि वो शख्सियतें उन ओहदों का वक़ार बढ़ा देते हैं जो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं। इस इंडिया के जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हमेशा यही बच्चों से को मशवरा दिया करते थे कि जब पढ़ें तो पूरी दिलचस्पी से पढ़ें, और ख़ास तौर पर रिश्वतखोरी के खिलाफ, झूठ के खिलाफ आप
لوگ آواز اٹھائیں کیونکہ بچے بن کے سچے ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ بچوں کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اپنے بڑوں سے کہیں کہ وہ رشوت نہ لیں, کرپشن میں ملوث نہ ہو, کیونکہ کرپشن ملک کو داغدار بنا دیتا ہے, ملک کو کھوکھلے کر دیتا ہے. تو بہرحال ناظرین, اے پی جے عبد الکلام کو ہم سلام کرتے ہیں, اگرچہ کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں لیکن ان کا نام باقی ہے, ان کے اصول باقی ہیں, ان کی سچائی باقی ہے, ان کا کردار باقی ہے. تو بہرحال اس طرح کے جو رشوت خور عہدیدار ہوتے ہیں, اگر خاص طور پر ان عہدیداروں کے لیے قانون بنایا جاتا اور کہا جاتا کہ جو بھی رشوت لے گا اسے شوٹ کر دیا جائے گا, تو یقین مانیے کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ رشوت لے اور عوام کا خون چوسے. یہ عوام کا خون چوسنے والے لوگ ہیں, یہ ملک کا خون چوسنے والے لوگ ہیں, اور ایسے لوگوں کو اسی طرح سزا دی جانا چاہیے جس طرح کے فرقہ پرستوں کو دی جانا چاہیے. مثال کے طور پر فرقہ پرستوں کو بھی شوٹ کر دینا چاہیے جس طرح کہ چین میں بدعنوان لوگوں کو شوٹ کر دیا جاتا ہے. اور یقین مانیے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہندوستان میں نہ فرقہ پرستی رہے گی, نہ رشوت خوری رہے گی, نہ حرام خور رہیں گے, نہ آپ دیکھیں گے کہ رشوت خور رہیں گے. تو بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح جو عالمی سطح پر ایران نے اپنی دھاک جما دی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو اگرچہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, بغلے بجا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کی ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ بندی کا خمیازہ, ان کی غلطیوں کا خمیازہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے جنون یا پاگل پن کا جو خمیازہ دنیا کو بھگتنا پڑا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ تقریباً 115 دن ہونے آ رہے ہیں اور جنگ بندی تو ہو چکی ہے, امن معاہدہ بھی ہو چکا ہے. ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ کم از کم اس جنگ نے 2 سے لے کر 3 کھرب روپے کا نقصان پہنچایا ہے ساری دنیا کو, اور امریکہ کو, خود امریکہ کو میں سمجھتا ہوں کہ 100 ارب کے قریب نقصان ہوا ہے, اسرائیل کو بھی 100 ارب کے قریب نقصان ہوا ہے, اور ایران کا نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے. ایران کو جانی نقصان بھی ہوا ہے اور مالی نقصان بھی ہوا ہے. کم از کم ایران کا اگر دیکھا جائے تو کم از کم 3000 شہریوں نے جام شہادت نوش کیا ہے, جبکہ لبنان میں اگر ملا دیا جائے تو یہ 10,000 ہو جاتی ہے, کیونکہ 7,000 سے لے کر 9,000 لبنانیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. اور اسرائیل نے موقع غنیمت جان کر یہ لبنان کو نشانہ بنایا. لیکن ایک اچھی بات ہوئی کہ آج نیتن یاہو ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا ہے. خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آج دنیا اسرائیل اور نیتن یاہو سے نفرت کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 ماہ باقی ہے نیتن یاہو کے یعنی اسرائیل میں انتخابات کے لیے, کیا نیتن یاہو کامیاب ہوتا ہے یا پھر ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جسے فادر لینڈ کہتے ہیں وہ باقی رہتا ہے, کیونکہ وہاں پر امن و امان بہت بگڑ چکا ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ سابق وزیر اعظم اسرائیل یہود اولمرٹ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی سرپرستی میں, حکومت اسرائیل کی سرپرستی میں, نیتن یاہو حکومت کی سرپرستی میں جو وہاں کے یہودی نو آباد کار ہیں وہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں, فلسطینیوں کے جانور لوٹ رہے ہیں, فلسطینیوں کے زمینوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں, فلسطینیوں کے زمینوں پر, ان کے گھروں پر قبضے کر رہے ہیں. ہر حد تو یہ ہے کہ فلسطینیوں کے جو کھیت و کھلیان ہوتے ہیں اس پر بھی قبضہ کرتے جا رہے ہیں. اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل کا سابق وزیر اعظم یہود اولمرٹ جو ہے وہ کہتے ہیں, اور یہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج فلسطینیوں کو, اپنے اسرائیلیوں کو اپنے درمیان موجود انتہا پسندوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں نکال باہر کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ جب بھی قدرت کو جوش آتا ہے تو پھر عذاب الہی اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے جو ظلم کرتی ہے, زیادتی کا ارتکاب کرتی ہے یا ناانصافی کا ارتکاب کرتی ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے, خود اب اس کے اپنے سابق وزرائے اعظم بھی تنقید کرنے لگے ہیں اسرائیل پر, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر, یہ میرے الفاظ نہیں ہے بلکہ یہود اولمرٹ کے الفاظ ہیں, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہودی دہشت گردی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی ہے, اور یہ اس کی سرپرستی نیتن یاہو اور نیتن یاہو کابینہ کے انتہا پسند وزراء کر رہے ہیں. ایک سابق اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے, اور دنیا کو بھی نوشت دیوار پڑھ لینا چاہیے. رائٹنگ آف دی وال جسے کہا جاتا ہے, نوشت دیوار جسے کہا جاتا ہے اردو میں, وہ پڑھ لینا چاہیے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور فلسطین حماس کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حالات اسرائیل نے پیدا کیے, اور اس کے بعد اسرائیل مسلسل فلسطینیوں کا قتل عام کرتا رہا, اور اس میں امریکہ نے اس کی بھرپور مدد کی, اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے بھی بہت زیادہ مدد کی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرونز روانہ کیے, اور آپ کو بتا دوں کہ
کہ اسپین میں ہمارے جہاز کو یعنی اسرائیل جانے والے جہاز کو جو ہتھیاروں سے لیس تھا اسے روک لیا گیا تھا۔ تو بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران پر حملے سے 2 دن پہلے یعنی 26 فروری کو اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور اسرائیل کا باوقار ایوارڈ بھی انہیں عطا کیا گیا تھا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں آج جو مسلمانوں کے خلاف جس انداز میں کاروائیاں کی جا رہی ہے، جس انداز میں حکمت عملی یعنی متعصبانہ جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل سے قربت کا نتیجہ ہے، اور موساد اور شن بیت جیسی جو خفیہ تنظیمیں ہیں اسرائیل کی، ان کے اشارے ان کی تربیت کا یہ نتیجہ دکھائی دیتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہم بات کر رہے تھے فلسطین کی اور اسرائیل کی، تو آپ کو بتا دوں کہ آج اگر آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کو فلسطینی دکھائی نہیں دے گا، لیکن ناجائز جو مملکت ہے، جو ناجائز جسے امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد جسے کہا جاتا ہے اسرائیل، اس کا نقشہ آپ کو دکھائی دے گا، لیکن فلسطین کا نقشہ دکھائی نہیں دے گا، ارض مقدس کا نقشہ دکھائی نہیں دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور تعصب کی کیا بات ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے حق اور سچائی کبھی نہ کبھی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے اپنے ظلم کا بدلہ اسے چکانا پڑتا ہے، ظلم کی قیمت اسے چکانی پڑتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اسپین ہو یا پھر اٹلی ہو، تمام کے تمام نے امریکہ کو اور اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور خود امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو سے دنیا نفرت کرنے لگی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ دو قریبی دوست ہیں، 2 حلیف ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق پرستوں کی فتح ہے، فلسطینیوں کی فتح ہے، ان کے مظلوموں کی آہوں کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر اسرائیلی حملوں میں، اسرائیلی درندگی میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد دیکھی جائے تو یہ 90,000 کے قریب بنتی ہے، اور اس میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے، جبکہ زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 4 لاکھ کے قریب ہے، جن میں 50% جو ہے وہ مستقل طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ فلسطین کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب وہاں کے اسپتالوں میں دوائیں یعنی ادویات جو ہوتے ہیں، ڈائلیسس کے جو مشینز ہوتے ہیں اور خون کے جو یونٹس ہوتے ہیں، وہ اس کی قلت پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر کینسر اور دیگر خطرناک بیماریوں کے علاج کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ان کی بہت زیادہ قلت پائی جاتی ہے۔ تو یہ خبر لے کے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فلسطین نے اسی دوران ہندوستان پر زور دیا ہے کہ غزہ کو ہنگامی بنیادوں پر طبی امداد بھیجے، یعنی میڈیکل ایڈ روانہ کرے۔ غزہ میں ادویات اور میڈیکل سپلائز کی بہت زیادہ قلت پائی جاتی ہے، فنڈ کی کمی ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیٹ آف فلسطین کے سفارت خانے نے یہ دنیا بھر میں یہ اپیل جاری کی ہے، اور خاص طور پر ہندوستان سے کہا ہے، ہندوستان سے اپیل کی ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر فلسطینی اسپتالوں کے لیے ادویات روانہ کریں، کیونکہ جو فلسطین کا ہیلتھ سسٹم ہے وہ پوری طرح کولیپس ہو گیا ہے، اور اس کی ذمہ دار یہ اسرائیل ہے، نیتن یاہو ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے انتباہ دیا ہے کہ غزہ کا ہیلتھ سسٹم بریکنگ پوائنٹ پر آ گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر تشویش کا اظہار کر رہا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، WHO نے، اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطین کے 36 اسپتالوں میں سے 19 اسپتال ہی جزوی طور پر یعنی پارشلی یعنی آپریشنل ہیں، یا پارشلی طور پر یا جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ فلسطین کے اسپتالوں میں جو یعنی سب سے زیادہ ادویات کی قلت ہے، ان میں بے ہوش کرنے والی جو ادویات ہوتی ہیں یعنی اینستھیٹکس جو ہوتی ہیں، پھر اینٹی بائیوٹکس جو ہوتی ہیں، ڈائلیسس کی جو ادویات سپلائیز ہوتی ہیں، یا بلڈ یونٹ ہیں، انسولین ہیں، سرجیکل ایکوپمنٹس ہیں، یعنی آپریشن کرنے کے جو آلات ہوتے ہیں جنہیں آلات جراحی کہا جاتا ہے، وہ اور فیول کی بہت زیادہ قلت پائی جاتی ہے۔ آج نہتے فلسطینیوں کو، مظلوم فلسطینیوں کو، بے بس فلسطینیوں کو، بے بس تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے آگے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ساری دنیا میں ایک مثالی یعنی تاریخ رقم کی ہے، جسے ہم سنہری تاریخ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین ان دواؤں کی، ان آلات جراحی کی بہت زیادہ قلت ہے، اور فلسطین کی وزارت صحت کو یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم 520 ضروری ادویات جو ہوتی ہیں، انتہائی ضروری ادویات، اس کی قلت کا سامنا ہے۔ فی الوقت آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے 180 ادویات عدم دستیاب ہے، اور کینسر اور دوسری جو خطرناک
बीमारियां उसके इस्तेमाल में होने वाली 97 अद्वियात में से 52 अद्वियात का स्टॉक वहाँ पर करीबुल ख़त्म है। तो बहरहाल अब हिंदुस्तान की ये अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी बनती है कि वो फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आगे आए और इनकी मदद को यकीनी बनाए। बहरहाल नाज़रीन, आपको हम लिए चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, आपको बताते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की जंग ख़त्म हो चुकी है, इसराइल की जंग ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 5 दिनों के दौरान ईरान ने तकरीबन 1.44 अरब डॉलर यानी 1.44 यानी डेढ़ अरब डॉलर, तकरीबन 1.5 अरब डॉलर का तेल बेचा है या फ़रोख्त किया है। अब ये सिर्फ पिछले 5 दिन की बात है। और अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ और दीगर ईरानी जो बंदरगाह हैं वहाँ पर जिसकी नाकाबंदी कर दी थी, उस नाकाबंदी को भी ख़त्म कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में एक नए दौर का आगाज़ होगा। और यानी इसराइल बिल्कुल अलग थलग होकर रह जाएगा और वैसे भी अलग थलग होकर रह भी गया है। टैंकर ट्रैकिंग कंपनी है, उसने ये इंकशाफ किया है कि ईरान ने 1.44 अरब डॉलर का पेट्रोल बेचा है सिर्फ 5 दिन के दौरान और अब उसका कारोबार ज़बरदस्त चल सकता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो उसे 300 बिलियन डॉलर के फंड तक रसाई हासिल की जा सकती है, यानी हासिल हो जाएगी। तो बहरहाल वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल अमन को सबोताज करने की कोशिशों में मसरूफ़ है और इन्हीं कोशिशों के हिस्से के तौर पर इसराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तो बहरहाल इस तरह अगर इसराइल अमन को नुकसान पहुँचाता रहेगा तो फिर अमेरिका को, आलमी इदारों को इसराइल के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए और उसे ये बताना चाहिए कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो तुम पर पाबंदियाँ आयद की जाएगी। उसी तरह जिस तरह ईरान पर पाबंदियाँ आयद की गई और ईरान 47 बरसों से, कोई मामूली बात नहीं है, 1 साल 2 साल या 10 साल नहीं बल्कि मुसलसल 47 बरसों से पाबंदियों का सामना करता आ रहा है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि इसराइल पर पाबंदियाँ आयद करना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें हैं और आपको ये बताते हैं कि किस तरह के हालात अब पैदा हो गए हैं। लेकिन हम आपको एक मशवरा देते हैं कि आप अपने बच्चों को जो अंडर एज हैं गाड़ी मत दीजिए, वरना अगर पुलिस पकड़ लेती है इन बच्चों को गाड़ियां चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, तो फिर समझिए कि ये बच्चे नहीं बल्कि आप यानी उनके वालिद जो हैं वो जेल जा सकते हैं। तो खबरदार इस तरह की हरकतें ना करें, बहुत ही एहतियात से रहें, कानून की पासदारी करें। और SIR के बारे में हम बताते हैं कि बहुत ही चौकस रहिए, SIR में आपका नाम आना बहुत ज़रूरी है, वरना जिस तरह मगरबी बंगाल में और बिहार में साजिश के तहत, एंटी मुस्लिम साजिश के तहत अब उसका लाखों मुसलमानों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। हो सकता है कि हैदराबाद और अतराफ अकनाफ में और तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर भी ऐसा ही किया जा सकता है। तो खबरदार चौकस रहिए और दूसरों को भी होशियार कर दीजिए। इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।